स्टूडेंट्स ऑफ 8th क्लास सर आपके साथ मुखातिब हैं ज्योग्राफी के नए टॉपिक लैंड सॉइल वाटर नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के साथ। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले लैंड की। इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, इसके बारे में हमने नर्सरी क्लास में पढ़ा है भाई साहब कि ये जो है लैंड जिसमें हम रहते हैं इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स कंसिडर किया जाता है। लेकिन इसके हवाले से एक बात आपको कहनी बहुत ज़रूरी है भाई साहब, वो ये है कि हमारे पास लगभग 30% जो टोटल लैंड एरिया अर्थ सरफेस का है वो हैबिटेबल है। बाप रे बाप, मतलब 70% हमारे पास ऐसी ज़मीन है जिसमें हम रह ही नहीं सकते। हाँ, इसके अलावा जो लैंड है ये अनइवन है, कहीं पे हमें माउंटेन्स मिलते हैं, कहीं पे डेजर्ट्स मिलते हैं। बाप रे बाप, तो पूरी की पूरी अर्थ सरफेस जो है इसकी टोपोग्राफी की वजह से ये हर जगह इस्तेमाल के काबिल नहीं है। सिर्फ प्लेन एरियाज़ में हम ज़्यादातर लोगों को देखते हैं, अक्सर एरियाज़ जो है वहाँ पर स्कैर्स पॉपुलेशन देखने को मिलते हैं। प्लेन एरियाज़ डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं। अगर पूरे उस ज़मीन की हम बात करें जो हमारे अर्थ के ऊपर है, इसको हम अलग अलग इस्तेमाल में लाते हैं, अलग अलग कामों में लाते हैं। कुछ हिस्सा एग्रीकल्चर में आता है भाई साहब, कुछ इसमें फॉरेस्ट्स, माइनिंग, बिल्डिंग्स, रोड्स, ये सारे अलग अलग इस्तेमाल एक ही टर्म में समझे जाते हैं। वो क्या है भाई साहब? लैंड यूज़, यानी कि ज़मीन का क्या इस्तेमाल है। ओके, इसके अलावा आपको ये भी बताता चलूँ कि 90% जो दुनिया की पॉपुलेशन है वो अर्थ के सिर्फ 10% लैंड में हमें देखने को मिलती, 30% लैंड में हमें देखने को मिलते हैं। यानी कि दुनिया की 90% पॉपुलेशन दुनिया के 30% जो है लैंड एरिया में देखने को मिलती हैं, और बाकी जो 70% लैंड है वहाँ पर हमें या तो कम पॉपुलेशन देखने को मिलते हैं या वहाँ पर पॉपुलेशन ही नहीं है भाई साहब। उस लैंड की टोपोग्राफी की वजह से या बाकी सारे नेचुरल क्लाइमेटिक फैक्टर्स की वजह से वहाँ पर हमें पॉपुलेशन ही नज़र नहीं आते हैं। जैसे डेजर्ट्स, हाई अल्टीट्यूड रीजन्स हैं या हाई लैटिट्यूड रीजन्स, वहाँ पर हमें कोई पॉपुलेशन नज़र नहीं आती हैं। इसके बाद अगर हम लैंड की ही बात करें, इसको अगर हम डिवाइड करते हैं दो हिस्सों में, यानी कि ये लैंड है किसकी, या तो ये प्राइवेट लैंड हो सकती है, किसी एक इंसान की लैंड हो सकते हैं, जैसे आपकी ज़मीन है इंडिविजुअल, इसको हम क्या कहते हैं, प्राइवेट लैंड इसको कहा जाता है। उसके बाद आती हैं कम्युनिटी लैंड, यानी कि सबकी लैंड जो कॉमन यूज़ में आती हैं, जिसका हर कोई इस्तेमाल कर सकता है, या हर किसी की लैंड, इसको हम कम्युनिटी लैंड कहते हैं। और इसके साथ साथ जो हमारे पास्चर्स वगैरह रहते हैं वो भी हमारी कम्युनिटी लैंड में ही आते हैं। आई बात समझ में भाई साहब? वेरी गुड सर। कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स भी इनको कहा जाता है। अच्छा सर, जो हमारे पास लैंड यूज़ हैं ओवर द टाइम, अगर हम इसकी बात करें, ये वक्त के साथ साथ बदल गया। पुराने ज़माने में लैंड को एक तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, आज अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। इसको आप जहन में रखेंगे तो जूं जूं लोगों की डिमांड बढ़ती गई, उसी के साथ साथ अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड भी कम होता गया। हमने इसको कमर्शियल एरियाज़ में तब्दील कर दिया, लैंड को हाउसिंग कम्प्लेक्सेस में तब्दील कर दिया, अर्बन सेंटर्स में तब्दील कर दिया। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं इंसान ने लैंड का इस तरह से इस्तेमाल किया कि इसकी बैंड ही बच गई। लैंड डिग्रेडेशन, लैंड स्लाइड, सॉइल इरोजन, डिफॉरेस्ट्रेशन, ये बहुत बड़े वो खतरे हैं जो भाई साहब इस लैंड के साथ एसोसिएटेड है। हमने इस्तेमाल ऐसे किया लैंड को कि इसकी बच गई बैंड। यहाँ पर आप देख सकते हैं फोटोग्राफ 1 में एक अच्छा खासा गांव धीरे धीरे करके फोटोग्राफ 2 में आप देख सकते हैं बिल्डिंगों में तब्दील होता गया। तीसरी फोटोग्राफ में आप देख सकते हैं बहुत कम ज़मीन है, बाकी सारी बिल्डिंगें और रोड्स में तब्दील होता गया। और फोर्थ जो फोटोग्राफ है, यहाँ पर कहीं ज़मीन ही नज़र नहीं आती है, पूरा का पूरा गांव एक शहर में तब्दील हो गया, यानी कि बच गई ज़मीन की बैंड। अच्छा सर, अगर हम इसी तरह से ज़मीन को इस्तेमाल करें तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं, लैंड डिग्रेडेशन हो सकती हैं, और यही वजह है कि कंजर्वेशन ऑफ लैंड जो है इसकी ज़रूरत पड़ गई। पॉपुलेशन बढ़ती गई, ज़मीन की डिमांड भी बढ़ती गई। हाँ, जो हमारे पास फॉरेस्ट कवर एरेबल लैंड्स थे वो यार नेचुरल रिसोर्स इंपॉर्टेंट प्लेन एरियाज़ थे, वो अलग अलग इस्तेमाल में लाए गए इंसानों की तरफ से, जिसकी वजह हमारे पास लैंड बची ही नहीं है। और डिग्रेडेशन ऑफ ये जो लैंड रिसोर्सेज हैं इसको करना है चेक, इसको रोकना है, वरना हमारे पास ज़मीन ही बचेगी ही नहीं। हमें क्या करना है, कंजर्वेशन ऑफ लैंड के हिसाब से एफॉरेस्टेशन करने हैं, पेड़ लगाने बस सब हैं। इसी तरह से केमिकल और पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइज़र्स को रोकना है इस्तेमाल करने से, ओवरग्रेजिंग हाँ रोकनी है। ये कुछ कॉमन मेथड्स हैं जिनकी मदद से हम लैंड को डिग्रेड होने से बचा सकते हैं। अगर हमने नहीं किया तो बचेगी ज़मीन की बैंड। अच्छा, लैंडस्लाइड एक ख़तरनाक प्रॉब्लम थ्रू द वर्ल्ड बनी हुई है, पर्टिकुलरली हिली एरियाज में। हम क्या करते हैं, जो ही डिफॉरेस्टेशन करते हैं, ऊपर से बारिश पड़ती है और टॉप लेयर जो अर्थ की है वो स्लिप डाउन होकर नीचे आ जाते हैं। अच्छा खासा पोर्शन लैंड का स्लिप डाउन होकर नीचे आ जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं लैंडस्लाइड।
इसकी वजह से एक तो टॉप लेयर ज़मीन की ख़त्म हो जाती हैं, दूसरा जो है ये दरिया में चला जाता है ये मटेरियल, ये इसको ब्लॉक कर देता है और उसकी वजह से भी नीचे डाउन स्ट्रीम बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। इससे प्रॉपर्टी और लाइफ का नुकसान भी देखने को मिलता है और ये ज़्यादातर लैंडस्लाइड अर्थ को जोन्स में देखने को मिलते हैं। क्या करें, किस तरह से बचाएं, हमें क्या करना है? हमें इन चीज़ों को रोकने के लिए जो अर्थक्वेक प्रोन जोन्स हैं या लैंडस्लाइड प्रोन जोन्स जो हैं वहाँ पर हमें मैपिंग करनी है, उनको लोकेट करना है, वहाँ पर सेटलमेंट्स या बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट होने से रोकना है। ठीक है सर। और इन कंस्ट्रक्शन ना करने की वजह से हम बहुत हद तक इन इलाकों में होने वाले नुकसानात को बचा सकते हैं। इसके बाद वेजिटेशन कवर को वहाँ पर इंक्रीज़ करना है, पेड़ वेड़ लगाने हैं। ठीक है सर। इसी तरह से हम जो है वहाँ पर जो है उस इलाके में इस लैंडस्लाइड को होने से रोक सकते हैं और नुकसान को भी रोक सकते हैं। इसी तरह से हम ड्रेनेज सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि हमने ड्रेनेज सिस्टम की वजह से जो है बहुत ज़्यादा अपनी लैंड को डिग्रेड कर दिया है और इरिगेशन की वजह से हमने ज़मीन को बर्बाद करके रख दिया है। नए मॉडर्न तरीके से हम ज़मीन को इरिगेट भी कर सकते हैं और उसको जो है एक्सेसिव वाटर न देने की सूरत में उसको बचा भी सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा पानी ज़मीन में जाने से वहाँ पर सैलिनिटी ज़मीन के बढ़ जाते हैं, जिससे फर्टिलिटी ऑफ लैंड कम हो जाती हैं। ओके, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, स्प्रिंग फ्लो का कंटिन्यू होना भी हमारे इसी मेथड में आ सकता है। आई बात समझ में? इसके बाद अगर हम देखें जो सॉइल इम्पॉर्टेंट जो हमारे पास इम्पॉर्टेंट एक नेचुरल रिसोर्स हैं, अगर हम इसको देखें, इसका सॉइल प्रोफाइल देखें, सबसे ऊपर वाली लेयर जो होती हैं सॉइल की, जिसको हम टॉप सॉइल कहते हैं, इसमें ह्यूमस देखने को मिलता है जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए बहुत बढ़िया माने जाते हैं। दूसरी लेयर जो सब इसके बाद आती हैं उसको हम सब सॉइल कहते हैं, जिसमें सैंड, सिल्ट और क्ले रहता है। उसके बाद जो तीसरी लेयर आती है वेदर्ड रॉक मटेरियल्स में आता है और उसके बाद सबसे नीचे वाली लेयर पेरेंट रॉक कहलाती है। ठीक है, आपको ये बताता चलूँ कि 1 मिलीमीटर या 1 सेंटीमीटर सॉइल बनने में हज़ारों साल लगते हैं, ये लगभग 1000 साल 1 सेंटीमीटर सॉइल बन। अगर हम सॉइल प्रोफाइल को डिटेल में देखें, ऑर्गेनिक मटेरियल वाला जोन ओ हॉराइजन कहलाता है, टॉप सॉइल को हम ए हॉराइजन कहते हैं, सब सॉइल वाले जोन को हम बी हॉराइजन, और वेदर्ड जो डिकम्पोज्ड रॉक होती है उसको हम सी हॉराइजन, और जो पेरेंट रॉक होती है जहाँ से ये सॉइल फॉर्मेशन बननी शुरू हो जाते हैं उसको हम आर हॉराइजन का नाम देते हैं। तो ये है सॉइल प्रोफाइल। आई बात समझ में भाई साहब? वेरी गुड। बनने में लगता है किस तरह से सॉइल बनती है भाई साहब? सॉइल बनने के लिए सबसे पहले पेरेंट रॉक, वो रॉक जो वेदरिंग के बाद सॉइल बने वो होनी चाहिए। उसके बाद रिलीफ, किस जगह पे ये सॉइल फॉर्मेशन हो रही है। प्लेन एरिया में तो बन सकते हैं लेकिन स्लोपी रीजन में नहीं बन सकती, क्योंकि वहाँ पर विंड वाटर की वजह से वेदर्ड मटेरियल नीचे चला जाता है। फ्लोरा फाना अगर वहाँ पर होंगे सॉइल फॉर्मेशन के दौरान तो उसमें ह्यूमस चला जाता है सॉइल में और सॉइल की फर्टिलिटी बहुत ही बढ़ जाते हैं। क्लाइमेट, क्योंकि अगर हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन हो गया या हमारे पास जो है दिन और रात के टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा वेरिएशन होगी तो उसकी वजह से वेदरिंग जल्दी जल्दी हो सकती है और सॉइल फॉर्मेशन भी अच्छी तरह से बन सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर सॉइल फॉर्मेशन के लिए टाइम, क्योंकि अगर 1000 साल तक कोई मूवमेंट उस वेदर मटेरियल में नहीं हुई तब जाके सॉइल बन सकते हैं। अगर कोई मूवमेंट हो जाती है तो वहाँ पर सॉइल फॉर्मेशन नहीं हो पाते हैं। डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल, जिसके बारे में हमने पहले कहा कि सॉइल इरोजन एक ज़बरदस्त कंसर्न बना हुआ है थ्रू आउट द वर्ल्ड के हवाले से। ये सॉइल डिग्रेडेशन आप समझ लेना कि जब ज़मीन जो है किसी काबिल नहीं रहती है कल्टीवेशन वगैरह के हिसाब से, ये ह्यूमन फैक्टर और नेचुरल फैक्टर दोनों की वजह से डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल हो रही है। ठीक है सर। हम अगर इंसान देखें, हमारी वजह से, हमारी डिफॉरेस्टेशन की वजह से, ओवर ग्रीजिंग की वजह से, केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स क्योंकि हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उसकी वजह से, रेन वॉश, लैंडस्लाइड, फ्लड्स की वजह से जो है बड़े पैमाने पर पूरे वर्ल्ड में डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल हो रही है। क्या करें सर? हम इसमें देख सकते हैं, हम टेरिस फार्मिंग कर सकते हैं। यहाँ पर आप फोटोग्राफी देख सकते हैं। इस तरह से ज़मीन को स्टेप्स में कन्वर्ट करके फ्लो ऑफ वाटर रोक के जो है टेरिस फार्मिंग करके ज़मीन को या लैंड को या सॉइल को बचा सकते हैं। इसी तरह से कंटूर बैरियर्स, पत्थर या कुछ और चीज़ें पानी के सामने रख के उसकी स्पीड कम करने से भी हम सॉइल इरोजन रोक सकते हैं। कंटूर प्लोइंग आप देख सकते हैं किस तरह से स्ट्रिप्स में ज़मीन को कन्वर्ट करके कंटूर प्लोइंग के ज़रिए से भी हम सॉइल कंजर्वेशन कर सकते हैं। रॉक डैम्स हैं, इस तरह से आप देख सकते हैं कि पानी का फ्लो रोकने के लिए रॉक डैम्स को
बना के हम फ्लो ऑफ वाटर रोक सकते हैं, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन कम हो सकती हैं, और इसके साथ साथ फ्लड्स भी इससे कंट्रोल किए जा सकते हैं। और इसके साथ साथ शेल्टर बैग्स, जिन इलाकों में विंड की वजह से बहुत ज़्यादा इरोजन होता है, उन इलाकों में आर्टिफिशियली पेड़ लगा के स्पीड कम करवा सकते हैं विंड की, जिसकी वजह से सॉइल को इसको विंड की स्पीड को रोक के सॉइल इरोजन को भी रोका जा सकता है। सो दीज आर द सम ऑफ द वेज थ्रू विच वी कैन कंजर्व द सॉइल, या हम इसको सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं। ये कुछ छोटी छोटी और मोटी बातें थी इस टॉपिक के हवाले से। उम्मीद है कि आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। अगली वीडियो तक के लिए भाई साहब हमें इजाज़त दीजिए। सलामत रहिए, खुश रहिए, अल्लाह हाफिज़।